बोलो आज क्या हो गया तुम्हें? कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नहीं, ऑल क्लियर हो गया? चलो जी, कल हमने फिर रिएक्टिविटी पढ़ी थी। रिएक्टिविटी में हमने एसएन रिएक्शंस पढ़े, फिर उसके बाद हमने पढ़े बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में ग्रिजनार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन, वर्ट्ज-पिटेग, उल्मान बायराइल सिंथेसिस, और एक रिडक्शन था, और एक था एसी रिएक्शंस जिसमें हमारे हैलोजेंस जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये एसी रिएक्शन बेटा हैलोजनेशन, ये भी हैलोजनेशन है, ये नाइट्रेशन, ये सल्फोनेशन, ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। लास्ट वाला एसाइलेशन। बेटा एसाइलेशन में आपके पास क्या दिक्कत क्या है? सीओ, अच्छा मैंने सीओ सीएल लिख दिया, सीओ आर है। ठीक कह रहे हैं भैया। एसाइलेशन में बेटा आरसीओ ग्रुप लगता है ना, मैं अगर और ठीक से लिख देती हूँ, चलो थोड़ा। सो इट इज लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ आर। हाँ बेटा आरसीओ ग्रुप जो है वो लगता है ऑर्थो और पैरा। ठीक है। अच्छा ये तो बेटा आपके पास थी इसकी रिएक्टिविटी। अभी हम करेंगे एराइल हैलाइड की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये रिएक्टिविटी थी, अब हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। चलो एराइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं। अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में सोचे तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजीन से। आप बताओ एराइल हैलाइड बनाना है, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाना है, और वो भी बेंजीन से ही बनाना है, तो कैसे बनाए? अगर बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या करें? क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। सनलाइट की प्रेजेंस में होगी बेटा। डार्क में सीएल ऐड CCl4 CCl4 की प्रेजेंस में होगी। क्लोरीनेशन के बाद में क्लोरीनेशन कैसे कराएंगे? सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में तो BHC बन जाएगा। मुझे तो क्लोरोबेंजीन चाहिए, तो क्या करें बोलो? अरे बेंजीन में किया तो है, क्या हो गया तुम लोगों को? हमने ये किया नहीं बेंजीन पे, अभी तुम्हारे सामने भी है। अगर बेंजीन पे आपने क्लोरीनेशन करानी है तो क्लोरीन के साथ क्या डालें? हाइड्रस ClCl3 एनहाइड्रस AlCl या FeCl3 ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट डालना है, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। ये बेंजीन की हैलोजनेशन में किया हुआ है बेटा। BHC तो तब बनता है ना अगर आप एक्सेस क्लोरीन डालते हो और साथ में लाइट देखते हो, और ये AlCl3 नहीं डालते और लाइट जो है वो दे देते हो, तब आपका जो है BHC की फॉर्मेशन होती है, जिसको आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, जिसको गैमेक्सीन, लिंडेन ये भी कहते हैं। तो पहला तो यही था हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन की हैलोजनेशन से बन जाता है। दूसरा है बेटा डाइजोनियम सॉल्ट से। अब डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है पहले ये समझते हैं। बेटा डाइजोनियम सॉल्ट के लिए हम पहले उसको प्रिपेयर करते हैं, और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन? कि हम एनिलिन लेते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ये एनिलिन ले लिया, इसको ट्रीट करते हैं बेटे HONO के साथ। HONO नाइट्रस एसिड कहते हैं इसको, और थोड़ा एक्स्ट्रा HCl भी। HONO को इन सिटू प्रिपेयर कराया जाता है, इन सिटू विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। NaNO2 और HCl डाल देते हैं जी। N2Cl लगी। यस, N2Cl जो है उसके ऊपर लग जाएगा, या N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl। इट इज लाइक दिस। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज डाईएजोटाइजेशन।
इसमें टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री रखते हैं। ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम इराइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं? आगे 3-4 रिएक्शंस है जी। एक तो है आपके पास सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में आप क्या करते हो? आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हो, आप उसको CuXHX मतलब कॉपर हैलाइड और HX दोनों लेते हो। इसमें X या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, मतलब या तो CuCl HCl ले लो या CuBr HBr ले लो, दोनों में से कोई एक। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? होगा ये कि ये जो नाइट्रोजन है ना N2, ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? एक बात बताओ, N2 में बॉन्ड कौन से होता है N और N के बीच में? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, और नाइट्रोजन एटम्स का साइज भी छोटा है, तो फिर ये बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल है। जो जितना स्टेबल है वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप का काम करता है। ये स्टेबल चीज है तो आराम से बन जाएगी, आराम से बन जाएगी तो रिएक्शन में रिलीज आउट भी हो जाएगी। तो हाँ, ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है। सो N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। N2 निकल गया, देखो ये -N2 यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको ठीक से लिखती हूँ कि नाइट्रोजन निकल गई और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग गया? हेलोजन लग गया, चाहे वो क्लोरीन था या ब्रोमीन, कोई एक लग गया वहां। जैसे सैंडमेयर है, बहुत ही मिलता जुलता गैटोमैन। सैंडमेयर में कॉपर हेलाइड HX यूज करते हैं, गैटोमैन में आप कॉपर और HX यूज करते हैं, बस इतना ही फर्क है। बाकी फ्लोरोबेंजीन बना सकते। फ्लोरोबेंजीन में क्या दिक्कत है बेटा? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो क्लोरोबेंजीन ही तो बनाया बेटे, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ फ्लोरोबेंजीन X क्लोरीन या ब्रोमीन है, ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ से बेटा ये हेलाइड लग गया इसमें, चाहे क्लोरीन या ब्रोमीन, जो भी आप डालना चाहें वो आपने डाल दिया। और गैटोमैन में भी यही होता है बेटा, आप क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी लगा सकते हैं। बस देखो, यहाँ कॉपर हेलाइड HX यूज किया था, यहाँ कॉपर और HX यूज किया, ये फर्क है बस। बनेगा यहाँ पर भी। तो ये जो रेत और गटर है बेटा, ये रेत है सैंड, ये गटर है, ये बड़े मिलते जुलते रिएक्शन है और दोनों या तो क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनाने के काम आते हैं। ये क्या बेटा? बाल्ज-शीमैन रिएक्शन, वो क्या होता है? बाल्ज-शीमैन रिएक्शन में हम डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं बेटा HbF4 से। HbF4 इज टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड और टेम्परेचर वो 0 to 5 डिग्री। जब इसको 0 to 5 डिग्री पे हीट करते हैं तो पहले क्या होता है? पहले आपके पास बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट मिल जाता है। देखो, ये N2Cl था, N2Cl यहाँ बना के दिखाया कि N ट्रिपल बॉन्ड N है और Cl नेगेटिव है। अब यहाँ ये क्या बन गया बेटा? N2 और BF4, कि N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब क्या करें बेटा? अब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर क्या होता है? एक तो नाइट्रोजन निकल जाता है, नाइट्रोजन तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा, तो ये N2 यहां से निकल गया जी। BF4 नेगेटिव में से भी BF3 निकल जाता है और एक फ्लोरीन जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर आके लग जाता है, तो फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर हो जाती है बाल्ज-शीमैन में। हाँ, साथ में BF3 और साथ में N2। N2 जैसा पहले कहा, N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये सारा है बेटा बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। सैंडमेयर गैटोमैन क्लोरोब्रोमोबेंजीन के लिए थे, बाल्ज-शीमैन जो है वो फ्लोरोबेंजीन के लिए,
और एक आइडोबेंजीन के लिए भी है कि आप सिंपली KI के साथ उसको वार्म कर दो तो आइडोबेंजीन भी बन जाती है। हाँ, उसका कोई नाम नहीं है रिएक्शन का, लेकिन KI के साथ वार्म करने से आइडोबेंजीन मिलती है। स्लाइड नंबर कौन सा है? 51 था। तो KI के साथ सिंपली बेटा आप इसको वार्म कर देते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, उसमें KI डालते हैं, उसको वार्म करते हैं, तो आइडोबेंजीन बन जाती है। और ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है आप किससे कर रहे थे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है उसकी हेल्प से आप बना रहे थे आपका एराइल हैलाइड। अब कुछ और मेथड्स भी हैं बेटा। एक है रैस्टिंग प्रोसेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, आ जाता है कई बार क्वेश्चन इस पे। रैस्टिंग प्रोसेस में आप क्या करते हो? आप बेंजीन लेते हो, आप इसको ट्रीट करते हो HCl से और ऑक्सीजन से, कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट रखते हो, 500 केल्विन टेम्परेचर। क्या होता है? बेंजीन का किसी एक H की जगह पे एक Cl लग गया, ऑब्वियसली यहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा, उसकी जगह पे क्लोरीन लग गया, और बचा क्या? एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक HCl का हाइड्रोजन है, और साथ में ये ऑक्सीजन है। हाँ, बैलेंस करना हो तो इसको हाफ O2 लिख देती हूँ। तो ये वाटर जो है ये साइड प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट। समझ में आई मेरी बात? बोलो। यस मैम। यस मैम। ये रैस्टिक प्रोसेस। देन हंट्स-डीकर रिएक्शन क्या होता था? याद करो, हंट्स-डीकर क्या था? एल्काइल हैलाइड में पढ़ा है। किसको किससे ट्रीट करते हैं? RCOOAG को Br2। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां R लेते थे, यहाँ एरोमेटिक वाला ले लेंगे बेटा। एल्काइल हैलाइड के लिए आप एलिफेटिक लेते थे, ये एरोमेटिक वाला ले लो। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीट किससे करते थे? Br2। Br2। जनरली ब्रोमीन, ब्रोमीन CCl4। क्या होता था? बनता क्या था बेटा? ब्रोमोमेट। RBr होता था ना, तो ये एराइल हैलाइड बन गया, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, और साथ में क्या बनेगा? CO2 प्लस CO2 CO2 और साथ में AgBr। Br2। तो ये वही डिसेंट ऑफ सीरीज है, लेकिन आयोडीन के साथ वही बर्न बॉम्ब सिमोनिनी रिएक्शन। आपको पता है अगर आपने आयोडीन वाला लिया, इसमें आप I2 डालते हैं, तो फिर आपको क्या मिलता है? एस्टर। यहाँ पे आयोडीन के साथ ये AgBr इधर लिख देते हैं बेटा, CO2 और AgBr ऊपर वाले में लिख देते हैं। तो यहाँ आयोडीन के साथ एस्टर बनता है, इसको मैं ये लो RCOOR, यहाँ पे राइल वाला बन जाए, साथ में CO2 और सिल्वर आयोडाइड, ये बन गया। देन एक रिएक्शन पड़ा था एल्केन्स में, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। वो क्या होता है? क्या होता है सोडा लाइम? क्या होता है? बोलो। NaOH and CaO का मिक्सचर। NaOH और CO का मिक्सचर। क्या करता है सोडा लाइम बेटा? अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, ये बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन रिमूव। डाइऑक्साइड का कार्बन रिमूव। डाइऑक्साइड का, बिल्कुल। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। ये देखो बेंजीन पे क्लोरीन भी लगा है और ये COOH भी लगा है। इसका सोडियम सॉल्ट ले लिया। अगर ऐसे होता तो ये ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड था या 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड था। इसका सोडियम सॉल्ट ले लिया, सोडियम सॉल्ट ले लिया तो ये COONA हो गया। इसकी जगह आप अगर वही क्लोरोबेंजोइक एसिड भी यूज कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ, रिएक्शन तो ऐसे ही होता है, ये NaOH, ये CaO
यहां से क्या निकलता बेटा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में? Na2CO3 वेरी गुड, Na2CO3 ये निकलेगा और ये H वहां लग जाएगा बस उसकी जगह पे, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। ये यहां पर बेटा क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन हो गई। यस, दिस इज नथिंग बट सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है। अच्छा एक बात बताओ, और कौन कौन से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे एल्काइल हैलाइड में? एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन सी पढ़ी थी बताओ मुझे थोड़ा याद करके, क्योंकि सिमिलर मेथड एराइल के लिए भी सोचेंगे। अच्छा चलो याद करते हैं। एल्काइल हैलाइड के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन से, है ना? हाइड्रोकार्बन में हमने कहा कि एल्कीन एल्काइन पर HX का एडिशन, एल्केन्स की हैलोजनेशन, फिर एल्कीन एल्काइन पर हेलोजन CCl4 का एडिशन, फिर एलाइलिक हैलोजनेशन भी पढ़ लिया। और कौन कौन से रिएक्शंस पढ़े थे भाई? ये तो हाइड्रोकार्बन से थे। और किससे प्रिपेयर कर सकते हो आप एल्काइल हैलाइड को? मैम वो बाय हेलोजन एक्सचेंज भी किया था। हेलोजन एक्सचेंज, हाँ जी, हेलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन आए थे, कौन से? विंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज। विंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज, वेरी गुड, दैट वाज अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था? फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स। अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड? 3 तरीके होते हैं, कौन से 3? यस वेरी गुड, PCl5 या PCl3 कोई भी ले लो, है ना? फास्फोरस हैलाइड्स। और कौन सा मेथड है बेटा? डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस। तो डार्जन प्रोसेस में हम थायोनिल क्लोराइड यूज करते हैं, वो भी ले सकते हैं। और तीसरा कौन सा था? treating with HX. रिएक्शन विद HX। ठीक है जी। अच्छा जैसे अल्कोहल से आपका एल्काइल हैलाइड बन गया, यहाँ एक सवाल ये है कि क्या ऐसे ही फिनॉल से एराइल हैलाइड भी बन सकता है? देखो आपने रिएक्शन तो यही करा है ना कि आपने ROH से बेटे RX बनाया, तो क्वेश्चन ये है क्या सेम फिनॉल से आप एराइल हैलाइड बना सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? आप मारो तुक्का। अनस्टेबल। अनस्टेबल? क्या अनस्टेबल है? OH poor leaving. OH bonded to OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड? रेजोनेंस में जा रहा है ये। हाँ, रीजन तो यहां से निकला जी कि यस ये बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करेगा। वैसे वहां भी OH का निकलना मुश्किल था, अभी किसी ने बोला भी आप में से कि OH पुअर लिविंग ग्रुप है, वो भी ठीक है, लेकिन मेन रीजन तो यही है। वहां भी OH का निकलना मुश्किल था, यहाँ तो और भी मुश्किल है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसीलिए फिनॉल से एराइल हैलाइड बना ही नहीं सकते हैं। अगर हमने फिनॉल को ट्रीट किया, जो है एराइल हैलाइड्स कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। व्हाई दे कांट बी प्रिपेयर्ड? बिकॉज जो CO बॉन्ड है दैट एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, OH का निकलना मुश्किल हो जाता है, रिएक्शन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपने फिनॉल को PCl5 से ट्रीट कर ही दिया तो क्या होगा बेटा? एक बार के लिए तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, लेकिन वो जो क्लोरोबेंजीन है, मैं क्लियरली लिख रही हूँ, ये माइनर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट नहीं है। साथ में रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह POCl3 और HCl बनता है। इससे आगे क्या होता है, फिनॉल जो है वो और ज्यादा POCl3 के साथ रिएक्ट कर जाता है। वो जो उधर ऊपर वाले रिएक्शन में POCl3 बचा था, इसके साथ रिएक्ट करता है, जो बनता है बेटा वो है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट को ऐसे लिख सकती हूँ C6H5
होल थ्राइस PO4। देखो 3 फिनाइल रिंग है और एक फॉस्फेट लगा हुआ है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका भी है, C6H5O होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O। देखो ना, अगर 3 ऑक्सीजन अंदर है, एक बाहर है, P डबल बॉन्ड O के साथ। ये एक्चुअली ऐसे ही होता है इसका स्ट्रक्चर, कि एक साइड में बना देती हूँ कि एक P डबल बॉन्ड O है आपके पास और 3 आपके पास ये OC6H5 OC6H5 इस तरह से लिंकेज बनी हुई है। तो इसलिए C6H5O होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O लिखा, या इसी का नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, जिसको प्यार से हम TPP कहते हैं। और TPP इज द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि फिनॉल को आपने ट्रीट किया PCl5 से, तो आपका मेजर प्रोडक्ट जो है आपने ट्राइफिनाइल फॉस्फेट देना है, क्लोरोबेंजीन नहीं देना। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। ये थी बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किसकी? फिनॉल की। ये 53 था, अब ये 54 है। सॉरी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एराइल हैलाइड्स। अब हम चलते हैं कुछ और चीजें जो आपके साइनॉप्सिस से ही करनी है। साइनॉप्सिस मैंने बोला था आप लोग लेकर बैठे हो। यस मैम। I'll tell you what, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने बेटा साइनॉप्सिस से। चलो देखें, आपकी साइनॉप्सिस में फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो भाई, किसी को दिख रही हो तो। हाँ, ये रहा बेटा, पेज 65 पे है आपकी साइनॉप्सिस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दैट इज ऑन पेज 65। ठीक है, देखो क्या है। पहली बात तो एल्काइल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। आप बताओ, एल्काइल हैलाइड जो हैं, दे आर पोलर और नॉन पोलर? एल्काइल हैलाइड पोलर। देखो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, हैलोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो हाँ वो पोलर है। तो ठीक है, वो पोलर तो है, लेकिन वो पानी में नहीं घुल पाते हैं जी। वैसे तो पोलर चीज को पोलर सॉल्वेंट में घुल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। सारी पोलर चीजें जरूरी नहीं है कि पानी के अंदर घुली जाएंगी, क्योंकि होता यह है कि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, आप बताओ, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। कोई भी चीज पानी में तब घुलती है अगर बेटा वो वाटर और वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के खुद पानी के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सके। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड ने पानी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप किया भी, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना वाटर और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसलिए बेटा पानी और पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एल्काइल हैलाइड उसके साथ उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डेवलप नहीं कर पाता, तो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। बाकी प्योर स्टेट में एल्काइल हैलाइड्स जो है वो कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर लाइट में रखे रहे तो ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो कलर डेवलप कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास जितना बड़ा होगा, IFA उतने स्ट्रॉन्गर होंगे, है ना। अब स्टेट्स ऑफ मैटर याद करो, साइज बड़ा, सरफेस एरिया बड़ा, तो वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा। मोर वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा हो जाएंगे बेटा। अच्छा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट में आपके पास अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, तो आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, इसमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? आइडो। क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसलिए हाँ, ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा, ये तब है जब एल्काइल ग्रुप सेम है, हैलोजन डिफर करता है। अब इससे उल्टा भी सोच सकते हो, हैलोजन सेम है, एल्काइल ग्रुप डिफर करता है, तो आपके पास एक मिथाइल हैलाइड है, एक इथाइल हैलाइड है, एक प्रोपाइल हैलाइड है, हैलोजन आपका सेम है, वो डिफर कर रहा है। तो फिर
यहाँ पे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? Propyl. प्रोपाइल प्रोपाइल। हेलोजन। तो सीधी सी बात है, आपका साइज बिल्कुल जी प्रोफाइल ही होगा। साइज या सरफेस एरिया जितना ज्यादा है उतना ज्यादा हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। फिर चाहे आपका एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़े या हेलोजन का साइज बढ़े। अच्छा, एक हाइड्रोकार्बन में किया था, अगर आइसोमेरिक है, आइसोमेरिक में आपने बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर देखना है, तो हाइड्रोकार्बन में भी ये किया था। कैसे निकालते हैं आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स में बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होता है मैम, चेन बढ़ती है तो। ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज। आइसोमेरिक में अगर चेन बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इंक्रीज। इंक्रीज। रूल ब्रांचिंग ये है के बेटा, साथ। ब्रांचिंग के साथ। अब आया आप असली बात पर, बिल्कुल ठीक, कि मोर द ब्रांचिंग लेसर इज द सरफेस एरिया, लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपके पास यहाँ कुछ एग्जांपल दिया भी हुआ है कि अगर आपके पास इसको ऐसे बना दूं बेटा, ये लो, ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है, या एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। एक आपके पास, आपने इसमें मिथाइल की ब्रांच दे दी, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। एक आपने ये ले लिया बेटा, ये कौन सा है? ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, ये कौन सा है? आइसो है। आइसो नहीं है बेटा, आइसो तो तब नियो। होता है ना, नियो भी नहीं है। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी नहीं है, जिस कार्बन को क्लोरीन जुड़ा है वो कार्बन आगे 2 कार्बन को जुड़ा है, उसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे। और एक ये है बेटा, ये कौन सा है? नियोब्यूटाइल क्लोराइड। ना जी, नियो के लिए Tertiary. टर्शरी है। नियो के लिए तो कम से कम 5 कार्बन चाहिए होते हैं, इसमें एक बीच में, 1 2 3 बार 4 ही है कार्बन। तो यही है ना बेटा, इसमें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखो वहां दिया हुआ है कि एन का ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। देखो याद रखने वाली बात इन दोनों में है आपके लिए कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि दोनों में देखा जाए तो एक एक ब्रांच ही है। यहाँ एक ब्रांच सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ एक ब्रांच लास्ट पोजीशन पे है। लेकिन जब आप यही चीज ब्रोमीन वाले कंपाउंड्स में करते हैं तो वहां भी ऑर्डर देख लो। ब्रोमीन वाले कंपाउंड्स में अगर आप यही आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हो, वहां ये बीच वाले दोनों का सेम है, ये आइसो वाले का और सेकेंडरी वाले का सेम है। तो इन बातों का बस आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें बेटा डेंसिटी की, तो डेंसिटी में वहां ऐसा लिखा है आपके उसमें कि ब्रोमो, आइडो और पॉलीक्लोरो जो आपके पास डेरिवेटिव्स हैं, दे आर हेवियर देन वाटर, बट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर लाइटर देन वाटर। मतलब जिसमें एक क्लोरीन लगी है वो तो पानी से हल्का है, लेकिन जिसमें एक से ज्यादा क्लोरीन लगी है वो पानी से भारी है। यानी हमें अगर डेंसिटी का ऑर्डर लिखना है, ये साइड में वहां लिख भी लेना। एक ऑर्डर बनाती हूँ, CCl4, CHCl3, CH2Cl2, बीच में आएगा जी पानी, और फिर CH3Cl। देखो ना, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स जो हैं वो पानी से हल्के हैं, लेकिन जो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो हैं वो पानी से भारी हैं। उसके अलावा और क्या है बेटा इसके अंदर? बेटा ये भी होता है कि जो फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स होती है मोनोक्लोरो वाली, ये सब डेंसिटी के ही ऑर्डर लिख रही हूँ, ये पानी से भारी होती है। लेकिन आपके पास जो है तो आइडोब्रोमो पानी से भारी होती है, क्लोरोफ्लोरो हल्के होते हैं। मतलब वहां ये तो ऑर्डर लिखा है कि RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन
लेकिन वाटर नहीं लिखा, बस मैं वही आपको वहां यहाँ वहीं पे बीच में ऐड कर लो, वो आपकी मर्जी है कि मोनोक्लोरो के कंपैरिजन में वाटर हेवियर होता है, इवन फ्लोरो के कंपैरिजन में भी। अच्छा, डेंसिटी, डेंसिटी में एक और बात है, अगर हैलोजन का साइज बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है, वो तो देख ही लिया कि आयोडीन वाला ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। लेकिन एल्काइल ग्रुप में उल्टा हो जाता है, ये वैसे वहां दिया हुआ है जो तीसरे वाला है। एल्काइल ग्रुप का साइज जितना बढ़ता है डेंसिटी उतनी कम हो जाती है। मैं लिख नहीं रही क्योंकि वहां दिया हुआ है। क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखो, ये मिथाइल आयोडाइड है, ये इथाइल आयोडाइड है, ये प्रोपाइल आयोडाइड है। एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। जब आप साइज बढ़ाते हैं एल्काइल ग्रुप का तो मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेकिन एक्चुअली जब एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है बेटा, तो वॉल्यूम का इंक्रीज ज्यादा होता है, मास का इंक्रीज कम, इसलिए डेंसिटी घटती है। मिथाइल आयोडाइड की डेंसिटी ज्यादा, फिर इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, इस तरह से। तो डेंसिटी जो है दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। हेलोजन का साइज बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, और एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है। उसके अलावा डाइपोल मोमेंट, यहां भी थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हैलोजन है? क्लोरीन। फ्लोरीन। तो इस हिसाब से कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ज्यादा पोलर होना चाहिए, तो इस हिसाब से डाइपोल मोमेंट भी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। लेकिन डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जरा वहां ध्यान से देख लो, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl greater than methyl fluoride, then methyl bromide, then methyl iodide। थोड़ी सी गड़बड़ है ना क्लोरीन और फ्लोरीन वाले में। अब ये गड़बड़ क्यों आई ये समझना है, थोड़ा बॉन्डिंग के चैप्टर को याद कर। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? Charge into distance separated two charges. म्यू से डिनोट करते थे, Q इंटू डी लिखते थे, और Q पार्शियल चार्ज है और D डिस्टेंस है। आपने ठीक बोला बेटे। तो ये म्यू इज Q इंटू डी। अब होता पता है क्या, क्लोरीन और फ्लोरीन में से, क्लोरीन और फ्लोरीन में चार्ज तो फ्लोरीन में ही ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि जैसे हमने कहा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को ज्यादा जो है पोलर बना देगा, तो पार्शियल चार्ज इस केस में ज्यादा डेवलप होगा। लेकिन साइज किसका बड़ा, फ्लोरीन या क्लोरीन? क्लोरीन। Fluorine. तो जब एटम का साइज बड़ा होगा तो बेटा होगा क्या कि उसमें जो बॉन्ड लेंथ है या एटम्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी तो फिर क्लोरीन के केस में ही ज्यादा होगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बेटा डोमिनेंट फैक्टर चार्ज रहता है, बस क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में थोड़ा सा साइज ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है, बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है। इसलिए क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट जो है मिथाइल क्लोराइड की ज्यादा और मिथाइल फ्लोराइड की कम। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। Yes, ma'am. तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। बाकी एल्काइल आयोडाइड कहते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में आयोडीन दे देती हैं। क्यों दे देती है सोचो, RI बॉन्ड काफी वीक था, आपने थोड़ी सनलाइट दे दी, सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी क्लीवेज होगी बॉन्ड की? Homolytic. तो एल्काइल फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब एक बात याद करना, आयोडीन फ्री रेडिकल्स हैव अ लार्ज टेंडेंसी ऑफ सेल्फ Linking bond with itself. तो वो सेल्फ कॉम्बिनेशन करके I2 बना गए। तो फिर एल्काइल फ्री रेडिकल बेचारे क्या करेंगे, वो भी सेल्फ कॉम्बिनेशन कर लेंगे और R फ्री रेडिकल जुड़ के क्या बना देंगे, R द एल्केन। तो इसीलिए बेटा आपके पास जो है एल्काइल आयोडाइड को आप सनलाइट में रखते हो तो आपको एल्केन मिलता है और I2 मिलती है।
समझ में आएगी मेरी बात बेटे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बेटा ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इराइल हैलाइड्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इराइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक दो ही हैं। एक सेकंड, इसमें एक स्ट्रक्चर वाला भी होना चाहिए, जस्ट अ सेकंड। वैसे हम स्ट्रक्चर वाला पढ़ तो चुके हैं, पर मैं देख लूं आपकी साइनॉप्सिस में है या नहीं। चलो पहले वो है बेटा पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, पहले उसकी बात कर लेते हैं। पेज 71 है, देखो आपके इसमें बेटे, इसमें ना आपकी साइनॉप्सिस में मैं देख रही हूँ वो नहीं दिया हुआ CH2Cl2। इसमें एनसीईआरटी खोलोगे ना तो CH2Cl2 के बारे में कुछ थ्योरी सी दी हुई है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। CH2Cl2 क्या करता है? CH2Cl2 पॉलीहेलोजन कंपाउंड है बेटे, उसमें एक से ज्यादा हैलोजन है। CH2Cl2 जो है वो उसको हम बोलते हैं बेटा मिथिलीन क्लोराइड। CH2 ग्रुप को मिथाइलिन बोलते हैं ना, याद करो, कॉमन नेम में Yes, ma'am. CH2 का नाम जो है वो मिथाइलिन है, तो ये मिथिलीन क्लोराइड इसको बोलते हैं। इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ये सारा मैं फिर कह रही हूँ आपकी साइनॉप्सिस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है और थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा बता देती हूँ बिकॉज एनसीईआरटी में है। इसको बेटा सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, कई ड्रग्स की दवाइयों की मैन्युफैक्चर के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको सॉल्वेंट के तौर पे, मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन वैसे ये पॉइजनस है, अगर हवा में बहुत ज्यादा इसका अमाउंट चला गया और हमने इसे इनहेल कर लिया तो नोजिया मतलब चक्कर आने लगते हैं, और जो है नम्बनेस होने लग जाती है फिंगर्स के अंदर, जो है जैसे सो जाती है ना फिंगर से नम्ब हो जाती है। और डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट भी इसके साथ नहीं करना क्योंकि ये बर्न कर देगी। अगर आंखों में चला गया तो कॉर्निया को जो है डैमेज कर देती है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये मिथाइलिन क्लोराइड था। फिर क्लोरोफोम में अभी आपको हेलोफोम रिएक्शन जो है उसका एक्सप्लेन करती हूँ कि हेलोफोम रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि हेलोफोम रिएक्शन से ही रिलेटेड बेटा आइडोफोम टेस्ट है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइडोफोम टेस्ट ना उसके क्वेश्चंस कभी इधर आ जाते हैं, कभी अल्कोहल में, बिकॉज उसमें अल्कोहल्स भी इन्वॉल्व है, एल्डिहाइड कीटोन भी इन्वॉल्व है, तो उसके रिएक्शन वहां भी आ जाते हैं। बाकी क्लोरोफोम है क्या? क्लोरोफोम CHCl3 है। उसकी प्रेपरेशन मैंने नहीं बताई, प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। प्रॉपर्टीज में बेटा कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड है, कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होता है। अगर इसको हम क्लोरोफोम को इनहेल करते हैं तो क्या होता है, अभी बताओ। नहीं, अरे एनेस्थीसिया, हाँ एनेस्थीसिया की तौर पे इसको पहले यूज करते थे, आज की डेट में नहीं करते क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पे इसका काफी हार्मफुल इफेक्ट जो है वो पता चला है। लेकिन पहले के टाइम में इसको सर्जरीज के लिए भी एनेस्थीसिया की तौर पे यूज करते थे। आजकल बस एक ही काम के लिए यूज करते हैं, वो जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना हैंकी पे डाल के मुंह पे रखते हैं, बस उसके लिए यूज करते हैं। अदरवाइज इसको जो है हम यूज नहीं करते बेटा सर्जरीज के अंदर, क्योंकि काफी हार्मफुल इफेक्ट जो है इसका मिला है। बाकी ये इन्फ्लेमेबल नहीं है जो है ये इन्फ्लेमेबल नहीं है, मतलब अपने आप आग नहीं पकड़ता, लेकिन अगर हम जलाते हैं तो हाँ ये जलता है। और इसके वेपर्स जो है ग्रीन एज्ड फ्लेम की, फ्लेम जो है उसकी साइड में आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर नजर आता है, मतलब जब ये जलता है तो इनका फ्लेम जो है वो थोड़ा थोड़ा उसका एज ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफोम के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं बेटा, वो क्या है? अगर आप क्लोरोफोम को एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होके बनाता है COCl2। COCl2 इज कार्बोनिल क्लोराइड, या इसका नाम है फॉस्जीन। और फॉस्जीन एक पॉइजनस कंपाउंड है, इट्स अ पॉइजनस कंपाउंड। इसीलिए बेटा क्लोरोफोम की बॉटल्स जो है लैब में उसको बड़े ध्यान से स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि फॉस्जीन की फॉर्मेशन को रोकना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो तीन चीजें। पहली बात, क्लोरोफोम इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। क्लोरोफोम की जो बॉटल होती है, अगर कभी लैब में देखोगे एकदम डार्क ब्राउन कलर के शीशे की बॉटल होती है, ताकि क्यों डार्क बॉटल्स क्यों यूज करते हैं, ताकि लाइट ना एंटर करे।
उसके अलावा क्लोरोफॉर्म बॉटल्स आर फिल्ड अप टू द ब्रिम, पूरी ऊपर तक भर जाती हैं, भरी होती है, क्यों? ताकि एयर ना एंटर करे। उसके अलावा आजकल ये भी करते हैं कि क्लोरोफॉर्म के अंदर थोड़ा सा इथेनॉल मिला देते हैं, थोड़ा सा, सिर्फ 0.6 से 1%। ये इथेनॉल क्या करता है, अगर कोई फॉस्जीन बना तो ये फॉस्जीन के साथ रिएक्ट करके डाई इथाइल कार्बोनेट बना लेगा। ये डाई इथाइल कार्बोनेट हार्मलेस है, इसका कोई नुकसान नहीं है। फॉस्जीन तो पॉइजनस था ना, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए क्लोरोफॉर्म के अंदर ये 2-3 चीजें हमें करनी पड़ती है। डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं, पूरा ऊपर तक भरते हैं, और थोड़ा सा 0.6 से 1% इथेनॉल भी डाल देते हैं। उसके अलावा अगर क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी को टेस्ट करना है तो सिल्वर नाइट्रेट से कर सकते हैं। अगर प्योर क्लोरोफॉर्म है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगी, इम्प्योरिटी है तो अलग बात है। बाकी क्लोरोफॉर्म की रिडक्शन क्या होती है बेटा, आप क्लोरोफॉर्म लेते हैं, अगर आपने इसको जिंक HCl से ट्रीट किया तो एक क्लोरीन घट जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, CH2Cl2। अगर आपने जिंक एल्कोहलिक HCl लिया तो वो थोड़ी और इसकी रिडक्शन करा देगा, तो आपके पास CH3Cl। और अगर आपने इसको जिंक वाटर से ट्रीट कर दिया तो वो इसको मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। रिडक्शन में हो तो यही रहा है, क्लोरीन कम हो रहे हैं और हाइड्रोजन जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करें बेटा, हाइड्रोलिसिस, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, अच्छा क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, CHCl3, आपने इसको एक्वस KOH से ट्रीट कर दिया। KOH एक्वस कौन सा रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड में पढ़ा तो है, Substitution. सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोलिसिस होगा ना। क्या होगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, लेकिन एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्टेबल होते हैं बेटे? नहीं, No. यहाँ से देखो वाटर लॉस हो जाएगी, वाटर लॉस हो जाएगी तो ये बन जाएगा HCOOH। प्रोडक्ट तो यही मिलना चाहिए था, लेकिन आपने KOH डाला है जी। फॉर्मिक एसिड KOH के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बना देगा। अगर NaOH डाला होता तो सोडियम सॉल्ट बन जाता, ये प्रोडक्ट है। उसके अलावा बेटा क्लोरोफॉर्म को अगर हम ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं, HONO2, ये HNO3 है इस तरह से। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये OH ये निकल जाते हैं, वाटर लॉस हो जाता है, और जो बनता है CCl3NO2, बेटा इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन जो है ये टीयर गैस का कंपोनेंट होता है, ये टीयर गैस के अंदर यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। वाई? ये हम GOC में कर चुके हैं कि क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसिडिक है। आप ही बताओ। अच्छा ऐसा करते हैं, इसका H पॉजिटिव निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, CCl3 नेगेटिव। CCl3 नेगेटिव में कोई खास फिनोमेना पता है, कोई इफेक्ट इसमें होता हो? -I। d ऑर्बिटल रेजोनेंस, -I से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। याद करो, जब नेगेटिवली चार्ज कार्बन को डायरेक्टली बॉन्डेड कोई ऐसा एटम होता है जिसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो नेगेटिव चार्ज उन वेकेंट d ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज हो जाता है। और ये 3-3 क्लोरीन पे d ऑर्बिटल रेजोनेंस दिखाएगा, तो इसलिए तो ये बड़ा स्टेबल है। और अगर कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल है तो ये कंपाउंड एसिडिक है। तो यस, ये इसका हाइड्रोजन जो है, बल्कि ये नोट कर लेना वहां पे नहीं है, कि हाइड्रोजन ऑफ CHCl3 is acidic. Why? Because its conjugate base, that is CCl3 negative, is stabilized by
डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। जीओसी में एक क्वेश्चन कराया था कि CHF3 ज्यादा एसिडिक है या CHCl3 ज्यादा एसिडिक है, तो CHCl3 ज्यादा एसिडिक था। ये एग्जाम्पल में है बेटा, आपकी साइनॉप्सिस में एग्जाम्पल 13 है कि एक्सप्लेन हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज एसिडिक। वहां पे तो यही लिखा है कि -I इफेक्ट जो है उसकी वजह से निकल जाता है, लेकिन ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वाली बात भी इंपॉर्टेंट है कि दैट इज इंपॉर्टेंट। ये था बेटा आपके पास क्लोरोफॉर्म। उसके बाद हम बात करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन की। सी व्हाट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन? हैलोफॉर्म रिएक्शन में आपके पास CH3CO ग्रुप होता है, इसके साथ R लगा होता है। इसको आप ट्रीट करते हो जी बेस और हैलोजन से। बेटा ये किसी की ऑडियो में डिस्टरबेंस है, आप म्यूट करिए अपने आप को। बेस और हैलोजन, एक बेस एक हैलोजन। तो क्या होता है? होता ये है कि आपके पास CHCl3 बन जाता है और RCOONA इस तरह से। वो कैसे बनता है अभी उसकी बात भी करेंगे। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं जी, CHI3 को हम आइडोफॉर्म कहते हैं। तो ऐसे अगर आपने यहाँ पे I2 और NaOH ले लिया तो CHI3 बन जाए। आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक होता है और क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक होता है, दोनों में फर्क है। क्लोरोफॉर्म तो बेहोश करने के लिए यूज करते हैं और आइडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, चोट पे लगाने के लिए यूज करते हैं। वहां कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे पायरुविक एसिड दिया है कि पायरुविक एसिड इज CH3C डबल बॉन्ड O COOH। इसमें शॉर्टकट क्या होता है हेलोफॉर्म में, अभी हम आगे देख ही लेंगे। सबसे पहले पता है क्या होता है, जो CH3 है ना उसकी जगह CI3, अगर आपने इसको NaOH और आयोडीन से ट्रीट कर दिया मान लो, या इसकी जगह NaOI भी लिखा है, उसका मतलब यही है NaOI इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड आयोडीन। सबसे पहले ये CI3COOH, जहां आपका CH3 था ना बेटा वहां CI3 हो जाता है। और अगले स्टेप में फिर क्या होता है, NaOH आके इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहां से H इधर मिल जाएगा, NaO इधर मिल जाएगा। ये देखो अब ये बन गया CHI3, शॉर्टकट यही है। साथ में ये इधर से जो भी मिला बेटा COOH और ये COONA, इस तरह से आपके पास मिल जाएगा। यहाँ पे भी COOH की जगह Na हो सकता है, बिकॉज एसिड है, NaOH डाला हुआ है, बेस के साथ सॉल्ट बना लेगा। ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट मिल गया, ये COONA। ये था बेटा आइडोफॉर्म रिएक्शन। फिर उसके बाद है DDT। DDT क्या है और कैसे प्रिपेयर होता है, हमने यही देखना है। DDT किस लिए यूज करते हैं, तो बायो में भी पढ़ते हो, पेस्टिसाइड। हाँ पेस्टिसाइड के तौर पे यूज करते हैं। आजकल DDT का यूज बहुत कम कर दिया हुआ है, क्यों? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फूड चेन में आगे आगे ट्रॉफिक लेवल्स पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, है ना, बी इकट्ठा होता रहता है, इसलिए इसका यूज कम कर दिया। इंसेक्ट्स ने इसकी तरफ रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लिया काफी हद तक, है ना, इसलिए। यस। DDT बनता कैसे है ये देखते हैं बेटा। क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स, मैं ठीक से लिखती हूँ इसको, एक मिनट। क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स लेते हैं और ट्रीट करते हैं इसको क्लोरल के साथ। क्लोरल इज CCl3CHO, ये CH और CCl3 ऐसे लिख रही। CCl3CHO को क्लोरल कहते हैं बेटा, ये दूसरा मोल। इसको ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां से वाटर लॉस हो गया, और वाटर लॉस हो गया तो आपके पास क्या बना ये देखो, बेंजीन रिंग के साथ ये Cl और ये आपके पास बीच में जो बॉन्ड बना बेटा, उसमें इसको ऐसे लिंक करते हैं CH और ये CCl3।
ये जो बन गया इसको ठीक से ऐसे दिखा सकते हो, CH CCl3, इधर एक बेंजीन रिंग लगा है, इधर एक बेंजीन रिंग लगा है, पैरा पोजीशन पे क्लोरो है। इसका नाम क्या है, DDT का नाम क्या है, कॉमन नेम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका नाम जो है वो DDT है। बाकी ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC वाला नहीं। IUPAC बनाएंगे तो वो इसको फिर फिनाइल जो है वर्ड यूज करेंगे, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल भी लिखा हुआ। बस जी ये था आपके पास पॉलीहेलोजन कंपाउंड। उसके अलावा अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, एराइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो एक दो ही है एराइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। एराइल हैलाइड भी पानी के अंदर नहीं घुलती, हालांकि यह है कि एराइल हैलाइड भी पोलर तो होती है, लेकिन वाटर के अंदर वो भी डिसॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ नहीं पाती। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाती। बाकी इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स है बेटा, वो ऑलमोस्ट एल्काइल हैलाइड की तरह ही होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ भी ऐसा ही होता है कि आइडो का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद ब्रोमो, फिर उसके बाद क्लोरो, फिर उसके बाद फ्लोरो। अगर आपका हैलोजन का साइज बढ़ता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। बस एक मेल्टिंग पॉइंट की बात यहाँ पे देखते हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट जो है और बॉइलिंग पॉइंट भी एक्चुअली ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों? पैरा वाली बहुत सिमेट्रिकल होगी ना, तो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से पैकिंग हो जाएगी, एक के ऊपर एक लीनियर होती है ऑलमोस्ट, तो एक के ऊपर एक पैकिंग बहुत अच्छी होगी। क्लोज पैकिंग मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाए तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा। ये ऑर्डर हमने लर्न करना है, इस पर बेस्ड आ जाता है क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें ऑर्डर ऐसा नहीं रहता, वहां पर सबसे ज्यादा ऑर्थो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड स्टेट है ना बेटा, लिक्विड स्टेट में इतनी क्लोज पैकिंग तो होती ही नहीं। फिर पैरा और फिर मेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बाकी डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट में रेगुलर ऑर्डर एराइल फ्लोराइड की डाइपोल मोमेंट कम होती है, फिर एराइल की बजाय चलो मैं लिख देती हूँ क्लोरो बेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरो वाले की, और ब्रोमो और आइडो की ऑलमोस्ट सेम, फिनाइल ब्रोमाइड और आयोडाइड की ऑलमोस्ट सेम ही होती है। एराइल हैलाइड पानी से हेवियर होते हैं, डेंसिटी वही सबसे ज्यादा आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, जैसी एल्काइल हैलाइड में थी वैसी। और पानी में जैसा मैंने बताया ये सॉल्युबल नहीं होते बेटा, क्योंकि पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये नहीं तोड़ पाते, नॉट एबल टू डिसोसिएट हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ वाटर। एक चीज इसमें और थी, टाइप ऑफ हैलोजन और टेस्ट फॉर हैलोजन। लेट मी सी अगर वो है आपके पास, या मैं लिखवा दूं। हाँ लास्ट पेज पे है बेटा, 78 पेज पर, वो भी देख लो। ये होते हैं टाइप ऑफ हैलोजन और टेस्ट फॉर हैलोजन, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, कि हम इसको कैसे टेस्ट करें बेटा लैब के अंदर, उसके लिए हमें ये इनकी जरूरत पड़ती है, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन की। डिटेक्शन ऑफ हैलोजन में सबसे पहले तो एक प्यूरिफिकेशन के चैप्टर में करते हैं बैल्स्टीन टेस्ट। बैल्स्टीन टेस्ट होता है कॉपर वायर टेस्ट। लैब में क्या करते हैं, कॉपर की एक तार लेते हैं, टोंग्स में पकड़ते हैं उसको, और उसको बर्नर की फ्लेम में डाल के जी उसको हीट करते हैं। जब हम उसको बर्नर की फ्लेम में डालते हैं तो बर्नर की फ्लेम का कलर ग्रीन हो जाता है। उस कॉपर वायर को तब तक आप फ्लेम में डाल के हीट करते रहो जब तक कि वो ग्रीन कलर आना बंद ना हो जाए। जब वो ग्रीन कलर आना बंद हो गया तो आप उस कॉपर वायर के ऊपर अपना कंपाउंड डालो जो आपने टेस्ट करना है, और दोबारा उसको फ्लेम में डालो। अगर दोबारा से ग्रीन कलर आए तो फिर इसका मतलब हैलोजन्स आर प्रेजेंट। एक्चुअली होता यह है कि कॉपर हैलोजन के साथ कंबाइन करके हेलाइड बना लेता है। कॉपर हेलाइड जैसे कि आपके पास
कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, इस तरह से। और वो जो कॉपर हेलाइड्स है वो वोलेटाइल है, वेपराइज कर जाते हैं, उनकी वजह से वो ग्रीन कलर आता है। और फ्लोराइड्स जो है यहाँ लिखा नहीं है, बट वहां लिख लेना आप कि फ्लोरीन जो है या फ्लोराइड्स डू नॉट शो बाल्स्टेन टेस्ट। वो नहीं दिखाते हैं जी बाल्स्टेन टेस्ट। उसके अलावा ऑर्गेनिक में जो हैलोजेंस हैं बेटा, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक में जो एल्काइल और एराइल हैलाइड का हैलोजन है, हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन से 3 टाइप के हैलोजन होते हैं? एक होता है आयनिक हैलोजन, एक होता है लेबाइल, एक होता है इनर्ट। आयोनिक हैलोजन जो आयन की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, जैसे कि आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव ही है, आयन की फॉर्म में है। या फिर क्वाटरनरी अमोनियम हेलाइड में आपके पास जो है ये Cl नेगेटिव होता है, ये आपके आयनिक हैलोजन होते हैं। एक होता है लेबाइल, लेबाइल का मतलब होता है एक्सचेंजेबल, जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि एल्काइल हेलाइड में या फिर एलाइल हेलाइड में या फिर बेंजाइल हेलाइड में। मतलब जो बॉन्ड टूट सकता है ना, ये देखो इसमें एलाइल या एल्काइल या बेंजाइल में कोई भी ऐसा नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, टूट सकता है। और एक होता है इनर्ट हैलोजन। बेटा इनर्ट हैलोजन क्या है? जो टूट नहीं सकता, मतलब जिसका टूटना बहुत मुश्किल है, जिसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो किसमें होता है? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में या फिर विनाइल हैलाइड में। याद करो, एराइल और विनाइल एसएन रिएक्शंस ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं दिखाते, क्योंकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये 3 तरह के हैलोजन होते हैं। अब इसमें से जो आयनिक हैलोजन है वो देता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इन कोल्ड। अभी बताऊंगी क्या होता है। जो लेबाइल हैलोजन है वो देता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इन हॉट। और जो इनर्ट हैलोजन है वो इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं देता, नो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और प्यूरिफिकेशन के अंदर टेस्ट आता है, लेसाइन्स टेस्ट, वो प्यूरिफिकेशन में ही पढ़ोगे। अब ये क्या है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इन कोल्ड क्या होता है ये समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इन कोल्ड में हम क्या करते हैं? हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जी, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं। उसकी एक्वस सॉल्यूशन बना दी और इसके अंदर हमने डाला थोड़ा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और फिर इसमें डाल दिया जी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट डालने से आपका या तो व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। देखो क्या हुआ होगा, हुआ ही होगा, अगर AgCl बना है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अगर ये वहां लिख लेना, वहां पे तो सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट या येलो प्रेसिपिटेट ही लिखा है, ये लिख लेना कि AgCl है तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनिया में सॉल्युबल होता है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर AgBr बना तो पेल येलो प्रेसिपिटेट, and this is partially soluble in ammonia.
और अगर AgI है तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है. दिस इज इनसॉल्युबल इन अमोनिया. ये इनसॉल्युबल है. ये था बेटा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इन कोल्ड, और ये आयनिक हैलोजन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इन कोल्ड देता है. अभी बात करती हूँ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इन हॉट की. उसमें क्या करते हैं, आप अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते और इसको KOH सॉल्यूशन डाल के, एक्वस KOH डाला और इसको बॉईल कर दिया. बॉईल करने के बाद फिर आपने इसको कूल किया, फिर आपने इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला और सिल्वर नाइट्रेट डाला. बस ये है कि यहाँ 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा कराने पड़ेगी. पहले KOH के साथ उसको एक्वस के साथ हमने बॉईल फिर कूल करा. फिर वही बात है कि प्रेसिपिटेट आ जाएंगे यहाँ पे, व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट जैसे ऊपर आए. वही AgCl, AgBr, AgI. अगर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इन कोल्ड पॉजिटिव आया तो आयनिक हैलोजन, हॉट वाला आया तो लेबाइल. अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आया तो फिर आपका हैलोजन जो है दैट इज इनर्ट हैलोजन. वो इनर्ट हैलोजन है. बस ये आपके पास थे बेटा डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, टेस्ट फॉर हैलोजन. इसके साथ वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ एल्काइल एराइल हैलाइड्स बेटा. लेकिन जो आइडोफोम टेस्ट है वो दोनों चैप्टर्स में आता है. एक्चुअली अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आता है और इसमें भी आता है, तो वो आपको मैं करवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. बट उसके क्वेश्चन ज्यादा यहाँ नहीं है आपके पास, वो अल्कोहल वाले चैप्टर में ही है. सो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आपकी RPS असाइनमेंट बुकलेट जो है अल्काइल एराइल हैलाइड की वो सारी कंप्लीट हो जाएगी. समझ में आई मेरी बात? कल छुट्टी है आप लोगों की? Yes, हाँ, तो कल की छुट्टी में बैठ के अब इस चैप्टर का काम कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अभी हमारे पास जो है अल्कोहल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, वो भी इंक्लूड होनी है हमारे इस टेस्ट में. ठीक है, तो इसलिए हमें वो भी करनी है अल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. तो कल की छुट्टी में इस चैप्टर का काम डन कर देना, वो भी काफी रिएक्शंस. ठीक है, प्लस हम आइडोफोम टेस्ट भी करेंगे. चलो देखो, अब आप स्लाइड्स देख लो बेटा. आज यहां से शुरू किया हमने. बस उसके बाद तो ये साइनॉप्सिस से ही पढ़ने वाला था. बस कुछ कुछ चीजें ही हैं, जैसे ये डेंसिटी वाला जो ब्लैक में लिखा है वो नोट करना है आपने, ये वाला इसमें से. ये वाला स्टॉप शेयर कर दूं बेटे? बोलो. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. थैंक यू मैम. वेलकम Thank you, बेटा. ma'am. कल की